Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देश दुनिया की 3 महत्वपूर्ण खबरों पर नजर रखेंगे। दोस्तों ये तीनों खबर काफी महत्वपूर्ण होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल आपने देखा था कि किस तरीके से लाल किले के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और उसी तरह की घटनाओं को दोबारा अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी कुछ आतंकवादी संगठनों की तरफ से, जैसे कि जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। लेकिन इन आतंकवादी संगठनों के जो मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने क्या किया, 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और इन 8 आतंकवादियों के जो मंसूबे थे, अगर इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका एकमात्र मकसद ये था कि भारत में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना। लेकिन ये घटना को अंजाम देते उसके पहले ही हमारी खुफिया एजेंसियों की मदद से दिल्ली पुलिस ने इनका जो है गला दबोच लिया है और अभी जो है ये सलाखों के पीछे हैं। और इनसे बातचीत में, इनके साथ इंटरोगेशन में एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है जिसका इंतजार आप करते रहिए, जो 1-2 दिन में मैं आपको जरूर दूंगा। दोस्तों पहले एक बार खबर को जान लीजिए। खबर क्या है? खबर है 8 अरेस्टेड फॉर प्लॉटिंग टेरर अटैक इन इंडिया। बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना था, आतंकवादी घटना को अंजाम देना था भारत में, और ये 8 आतंकवादी जो है इसमें सम्मिलित थे। और ये कहां के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। ये कहां के हैं? बांग्लादेश के हैं। आतंकिस्तान के ये 8 आतंकवादियों का मकसद था कि भारत में आकर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना। अब देखो पाकिस्तान का एकमात्र मकसद क्या है? पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आतंकवादी ने एक बार कहा था कि मेरा जो एक तरीके से ड्रीम है, मेरा जो ख्वाब वो ये है कि भारत को 1000 टुकड़ों में काटकर अलग थलग कर देना। ये सपना था उस आतंकवादी का। नाम नहीं लूंगा उस आतंकवादी का क्योंकि नाम भी लेना, आतंकवादियों का नाम भी लेना हमारे लिए पाप है। उस आतंकवादी ने कहा था कि भारत को 1000 टुकड़ों में काटना ये हमारा सपना है। लेकिन जब तक भारत की खुफिया एजेंसी है दोस्तों, इन सब के मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते। जब तक भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं तब तक इन सब के मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि 8 आतंकवादियों को तमिलनाडु से पकड़ लाए, 2 आतंकवादी को बंगाल से पकड़ लाए। इसलिए हमें बताता है कि भाई दिल्ली में अगर कोई साजिश तुम रचना चाह रहे हो तो भाई ये आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये बता दिया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कि तुम्हारे मकसद जो है वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे भारत में। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि अगर वो लोग 1000 कोशिश कर रहे हैं, अगर वो लोग 1000 कोशिश कर रहे हैं तो उनको एक बार जो है सफलता चाहिए। और हमें क्या चाहिए? हमें वो 1000 कोशिश कर रहे हैं तो उनको हजारों कोशिशों को बेनकाब करना है, हजारों कोशिशों को खत्म करना है। लेकिन अगर उनको एक बार सफलता मिल गई तो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत के जो सैन्य बल हैं, उन पर बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रेशर रहता है कि इन सब के मंसूबों को खत्म कर देना है, क्योंकि ये तो रोज कोशिश कर रहे हैं, हर दिन नित्य प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए भारत में। लेकिन भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सब जो है अपने काम में लगे हुए हैं और हर दिन कुछ आतंकवादियों को तो पकड़ के जेल के पीछे या फिर एनकाउंटर किया जाता है। ये सब आप जानते होंगे। दोस्तों खबर क्या है एक बार इसको विस्तार में आप जानिए। दिल्ली पुलिस हैज बस्टेड अ मेजर टेरर मॉड्यूल विद लिंक्स टू पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज ISI। ठीक है ना, पाकिस्तान की जो ISI है और बांग्लादेश, पाकिस्तान की ISI और बांग्लादेश, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन से जो है, ये दोनों कंट्री से जो ये लोग इंटरलिंक थे। और 8 सस्पेक्ट फ्रॉम तमिलनाडु एंड 2 वेस्ट बंगाल। तो 2 वेस्ट बंगाल से पकड़े गए हैं और 6 जो है वो तमिलनाडु से अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस सस्पेक्टेड द ग्रुप्स वाज प्लानिंग अ मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक इन इंडिया अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ फॉरेन हैंडलर्स। फॉरेन हैंडलर्स इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये है पाकिस्तान, जिसको आतंकिस्तान कहते हैं हम लोग, तो आतंकिस्तान जो है वहां से जो है 2-3 हैंडलर होंगे और वहां के जो हैंडलर होंगे, हैंडलर का मतलब क्या हुआ कि इनके डायरेक्शन पे ये लोग काम करेंगे। ये बताएगा कि भाई भारत में जो है, इंडिया में तुम ये घटना को अंजाम दो, तो इसके कहने पे ही ये लोग सारी घटनाओं को अंजाम देंगे। ये तो सिर्फ एजेंट हैं, ये तो सिर्फ एजेंट है। मास्टरमाइंड तो यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि हैंडलर है। याद कीजिए जब ताज होटल पे अटैक हुआ था तो हैंडलर्स क्या करते थे? वो लोग सैटेलाइट जो फोन होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन मिलता था पाकिस्तान से ही। और पाकिस्तान से कैसे इंफॉर्मेशन देते थे? क्योंकि यहाँ पे जो भी घटना हो रही थी उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था टीवी पे, और टीवी पे सारी घटनाओं को जो है देखते हुए वो लोग वहीं से इंफॉर्मेशन दे देते थे कि भाई NSG कमांडो आ गए हैं, ये घटना सरकार जो है ये एक्शन ले रही है आपके ऊपर, तो इधर जाओ उधर जाओ, सारा कुछ बताया जा रहा था सैटेलाइट फोन से। तो हैंडलर जो होता है वो एक तरीके से कंट्रोल करता है, समझ, रिमोट कंट्रोल है। ये रिमोट है और ये जो है कार है, तो ये रिमोट से कंट्रोल करता है इन लोगों को। जैसा वो एक तरीके से डायरेक्शन देगा उसी तरीके से ये लोग जो है काम करेंगे। तो इसलिए एजेंट को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब एजेंट गिरफ्तार हो गए हैं तो इनके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि इनका हैंडलर कौन है, कहां पे बैठा हुआ है, किस देश में है। और फिर इस हैंडलर को कोई बाइक से आएगा नकाब पहन के, मास्क पहन के, और इस हैंडलर को भी ठोक जाएगा। इस तरह की घटना हमने देखा है। ये भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की जो रॉ है वो किस तरीके से काम करती है। दोस्तों आगे देखिए, पुलिस सेड सम ऑफ द अरेस्टेड इंडिविजुअल्स आर बांग्लादेशी नेशनल्स हैं एंड वर एलिजिबली यूजिंग फॉर्ज आधार कार्ड टू कंसील देयर आइडेंटिटीज। इसीलिए तो देखो दोस्तों किस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रहते हैं और भारत के खिलाफ ही काम करते हैं। और इसीलिए जब सरकार कहती है कि भाई हम SIR करेंगे,
सरकार कहती है कि भाई नहीं भाई, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, हम एनआरसी करेंगे। तो इस तरह के जब सरकार स्टेप्स लेती है तो इन लोगों को जो है पेट में दर्द होने लगता है कि सरकार दस्तावेज क्यों मांग रही है, सरकार हमारे से हमारा आइडेंटिटी कार्ड क्यों मांग रही है। तो दोस्तों सरकार जब ऐसे डिसीजन लेती है तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ आतंकवादी जो है वो फॉर्ज सर्टिफिकेट बना के, फॉर्ज आइडेंटिटी बना के भारत में रहते हैं, और जब इनसे इनका आधार मांगा जाएगा, जब इनसे इनका पैन मांगा जाएगा, इनसे सबूत मांगा जाएगा कि बताओ तुम्हारे एंसेस्टर कहाँ के थे, है ना, तुम कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। फिर ये कहते हैं कि भाई हमसे कागज मांगा जाता है। क्यों नहीं मांगेंगे भाई कागज? भारत में रहना है तो कागज दिखाना पड़ेगा, और भारत के जो निवासी होंगे, जो भारतीय हैं, उनको कागज दिखाने में कैसा डर है? डर तो उनको होगा जो बांग्लादेशी हैं, डर तो उनको होगा जो पाकिस्तानी है और भारत में आकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों 6 एक्यूज्ड, इन लोगों के नाम एक बार पढ़ लो दोस्तों, नाम भी मैं नहीं पढ़ना चाहता, आतंकवादियों का नाम नहीं पढ़ता हूं मैं, है ना, एक बार नाम देख लो, एक बार आप नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, जो समझना है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वर डिटेन फ्रॉम गारमेंट्स यूनिट्स, गारमेंट्स यूनिट्स में काम करते थे, गारमेंट फैक्ट्री में, तमिलनाडु में, त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में। 2 वर अरेस्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ऑफिशियल सोर्सेज सेड। द ऑपरेशन फॉलोड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑनलाइन पोस्ट। देखो ये लोग करते क्या थे, देखो आज के जमाने में दोस्तों एक तरीके से जो ये ऑनलाइन वर्ल्ड है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, यहां से आप बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूट करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी के मन में जो है किसी तरह की घृणा है किसी के प्रति, अब उसको ब्रेन वॉश कर दो, और ब्रेन वॉश करने के बाद उसको आसानी से आप उसको आतंकवादी बना सकते हैं, आसानी से उसको जो है मिलिटेंट बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो पहले से उसके मन में एक जो है द्वेष है किसी के प्रति, और उस द्वेष में आप थोड़ा सा जो है चिंगारी अगर मार दें, थोड़ा सा उसमें पेट्रोल डाल दें, तो उसका जो द्वेष है वो और बढ़ जाएगा और वो आसानी से आतंकवादी बन सकता है। और ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ये लोग ये काम करते थे। कुछ ऐसे पोस्ट डाल देंगे, कुछ ऐसे पोस्ट लिख देंगे जिससे समाज में जो है द्वेष फैलेगा, कुछ ऐसे पोस्ट डाल देंगे, कुछ ऐसा लिख देंगे जिससे समाज में जो एक तरीके से गंदगी फैलेगी, लोग आपस में लड़ने लगेंगे, कटने लगेंगे। तो ये इस तरह की घटनाओं को ये लोग करते थे, और इसीलिए बोला कि इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑनलाइन पोस्ट सपोर्टिंग टेरर एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो कि कोई घटना हुई, आपने देखा हो कि जब हमारे देश में पहलगाम में अटैक होता है, जब हमारे देश में अटैक होता है, कहां पे याद कीजिए, क्या नाम है, पुलवामा में। तो पुलवामा में जब अटैक होता है, पहलगाम में जब अटैक होता है, तो कुछ लोग भारत के ही रहने वाले खुशियां मनाने लगते हैं, भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान का झंडा लहराने लगते हैं। दोस्तों ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो आतंकवादी एक्टिविटीज को, टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, भारत में ही रहकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। भारत के खिलाफ अगर कोई घटना होती है दूसरे देश की तरफ से, और भारत का कोई व्यक्ति अगर खुशी मना रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, और भारत का टी शर्ट पहना हुआ कोई व्यक्ति खुशी मना रहा है विराट कोहली के विकेट गिरने पे, वो खुशी मना रहा है शुभमन गिल के विकेट गिरने पे। तो इससे क्या पता चलता है कि टी शर्ट तो पहना है भारत का, लेकिन उसका मन जो है, उसका शरीर जो है वो पाकिस्तानी का है, आतंकवादियों का है। ये क्लियर बात है दोस्तों। लेकिन वो चोला पहन रखा है भारत का, ताकि कोई ये ना समझ सके कि भाई इसके अंदर छिपा हुआ कौन सा व्यक्ति है। इसीलिए तो ये फॉर्ज आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, जिहाद करते हैं। आप सबको कहानी पता है ये सब। 6 इंडिविजुअल्स वर वर्किंग इन गारमेंट फैक्ट्रीज इन द रीजन एंड वर कैरिंग फेक आधार कार्ड। फेक आधार कार्ड बना रखा है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन पुलिस रिकवर्ड 8 मोबाइल फोन एंड 16 सिम कार्ड। अरे सिम कार्ड चेंज करेंगे, बार बार लोकेशन ट्रैक ना हो, आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो, सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं, मोबाइल फोन चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई सुरक्षा एजेंसी हमारी कितनी तेज है। लेकिन ये लोग भाग नहीं पाए, बच नहीं पाए। इनको पुलिस ने जो है, दिल्ली पुलिस ने जो है तमिलनाडु से उठा लाया इनको, ठीक है। दिल्ली ऑन हाई अलर्ट, लश्कर तैयबा प्लॉटिंग आईईडी अटैक नियर रेड फोर्ट चांदनी चौक एरिया। कल जो मैंने ये खबर आपको बताई थी कि चांदनी चौक, रेड फोर्ट के आसपास के इलाकों में, और जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दिल्ली में, वहां पे जो है आईईडी अटैक करने की कोशिश की जा रही है लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की तरफ से। इन सारे संगठनों का एकमात्र मकसद यह है कि भारत को किस तरीके से अनस्टेबल किया जाए, अस्थिर किया जाए। क्योंकि भारत क्या है, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमने जो है एआई समिट अभी कराया भारत में, और इसमें पाकिस्तानियों का तो कहीं नामो निशान नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानियों का काम तो एक ही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे नहीं है, वो बॉम्ब गोली बारूद बनाने में आगे हैं। और बॉम्ब गोली बारूद भी बनाने में कहां पे आगे हैं? वो उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। बॉम्ब गोली बारूद इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरे देशों में जाकर वहां पे विध्वंस किया जा सके। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एकमात्र मकसद है आतंकवादी को बनाना। वो आतंकवादी बनाते हैं। हमारे देश में क्या बनेंगे? हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, हमारे देश में जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन उनके देश में बनेंगे आतंकवादी। दोस्तों ये क्लियर बात है ना। 2 आईडी फाउंड इन पंजाब कश्मीर आफ्टर लश्कर दिल्ली टेरर प्लॉट वार्निंग। 2 आईडी पकड़ा भी गया, पंजाब में, कश्मीर में हमने पकड़ भी लिया। समझ में आ रही दोस्तों? इसीलिए तो हाई अलर्ट पे था, क्योंकि उनको पता था, हमारे इंटेल जो सोर्सेस थे वहां से ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि भाई कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। देखो दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर क्या है? फ्यू डेज अगो ख्वाजा आसिफ गेव अ बिग थ्रेट। ये भी जान लो आप, पहले दूसरी खबर को बाद में कवर करेंगे। एक ये बड़ी न्यूज क्या थी कि ख्वाजा आसिफ जो है, जो एक बहुत बड़ा मंत्री है पाकिस्तान का, जिसको जो है पिज्जा हट के आउटलेट के ओपनिंग में बुलाया जाता है, लेकिन पता चलता है कि पिज्जा हट ही नकली था, डुप्लीकेट पिज्जा हट था। तो उस तरह के ओपनिंग में तो ये जाता है ख्वाजा आसिफ। इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये किस तरह का व्यक्ति है।
कुछ दिन पहले कहता है कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया गया। तो ख्वाजा आसिफ कहता है कि भाई एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता है पाकिस्तान के साथ इंडिया का हो सकता है बहुत बड़ा वॉर, इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता है। कुछ दिन पहले ही कहा इसने। ये कहता है कि भाई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता है अफगानिस्तान के साथ। अरे भाई खाली वॉर ही लड़ोगे, अपने लोगों के बेहतरी के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर लो। कभी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से लड़ने चला जाता है, कभी भारत के साथ कुछ घटना कर देता है। तो इनका मंसूबा जो है वो यही है, ये शहबाज शरीफ, कि भाई हमें क्या करना है कि हमें तो भारत के साथ दो तमाचे खा लेने हैं और फिर बचने के लिए हमें पापा के पास पहुंच जाना। पापा कौन है इनके, हम सबको पता है, ट्रम्प पापा। तो ये ट्रम्प पापा के पास पहुंच जाता है, जैसे ही दो चमाटा मारते हैं मोदी जी, तो ये कहां चला जाता है, ट्रम्प पापा के पास, और पापा के पास जाकर भीख मांग लेता है। पापा कहते हैं खड़े हो जाओ, तो खड़ा हो जाता है, और खड़ा भी कैसे होता है, ऐसे करके खड़ा होता है। तो शहबाज शरीफ की तो कोई इज्जत नहीं है देश दुनिया में, हम सब जानते हैं। कल की घटना मैंने बताया था कि वर्ल्ड पीस का जो सम्मेलन हो रहा था, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने कैसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ये है ना, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में। इज पाकिस्तान प्लानिंग वॉर विद इंडिया, ख्वाजा आसिफ इशू अ बिग थ्रेट, से पाकिस्तानी फोर्सेस में अटैक इंडिया, है ना, कह रहा है कि भाई पाकिस्तानी फोर्सेस अटैक कर सकते हैं इंडिया में। अरे भाई औकात देख लो अपनी, क्या अटैक करोगे, तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी शहबाज शरीफ, पतलून गीली हो जाएगी, तुम्हारे पापा भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। पापा की तो हालत ऐसे ही खराब है, इनके पापा की तो हालत ऐसे ही खराब है। देखो एक खबर दिखाऊंगा दोस्तों, आप वो खबर देखना कि पाकिस्तान ट्रंप के ऊपर जो है किस तरीके से बिल भेजे जा रहे हैं, ट्रंप के ऊपर कि बिल भेजे जा रहे हैं कि बिल पे कर दो, हमारे जो तुमने पैसे खाए वो पैसे वापस करो, है ना। तो ट्रंप चाचा की तो ऐसे ही हालत खराब है, ठीक है। तो इंडिया काबुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑन द सेम पेज, है ना। कह रहा है कि भारत और काबुल में, यानी कि अफगानिस्तान के कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। वो कहते हैं ना कि एक और बहुत अच्छी शायरी है, शायरी तो मुझे बोलने नहीं आता, जस्ट बिकॉज आई एम एजुकेटर, एक शिक्षक हूं, और एक शिक्षक जो होता है उसका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, शेर और शायरी से, उसका मतलब होना चाहिए पढ़ने और पढ़ाने वाली चीजों पे। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा हो गया है देश दुनिया में, भारत की खास करके बात करूं, ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि शिक्षक जो है वो पढ़ाने से ज्यादा बेमतलब की बातें, शेर और शायरी में ज्यादा समय बिताता है। तो एक कहावत है कि गालिब पूरे जीवन भर ये गलती करता रहा, दाग चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, इस तरह की कुछ शायरी है, माफ करना अगर गलत तरीके से बोला हूं मैंने। तो शहबाज शरीफ को ये देखना चाहिए, और ये जो ख्वाजा आसिफ है इसको ये देखना चाहिए, कहता है कि भारत जो है वो काबुल के साथ मिलकर, अरे भाई हमारे इतने खराब दिन नहीं है कि हमें काबुल का सहारा लेना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, समझ में आ रही है बात। तो इतने खराब दिन तो हमारे नहीं आए हैं, भारत काफी बड़ी शक्ति है, ये तुमको पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि इंडिया काबुल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिश कर रहा है, पाकिस्तान में जो है घटनाओं को अंजाम दे रहा है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। दोस्तों इस तरह का स्टेटमेंट ये दे रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग पाकिस्तान। मतलब इतनी हंसी वाली बात है, इस पे क्या ही हम बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि अफगानिस्तान वाले जो है इनके साथ क्या कर रहे हैं आपको पता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है, वो उसने जो है पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं। तो इसके लिए इन लोगों को तो कोई मिलता नहीं अटैक करने के लिए, तो अटैक करने के लिए कौन मिल जाता है, भारत के ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि भाई भारत पे अगर अटैक नहीं करेंगे, भारत को अगर हम बोलेंगे नहीं अगर कुछ गलत, कुछ भला बुरा, तो फिर हमारा पेट का पानी पचेगा कैसे। तो इसलिए जो है बार बार ये ख्वाजा आसिफ है, और ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, छोटे मोटे मिनिस्टर नहीं है दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर हैं, और डिफेंस मिनिस्टर ऐसे ही कुछ भी बोल देता है बिना किसी सबूत के, है ना, बिना किसी सबूत के कुछ भी बोल देता है। इसीलिए तो पाकिस्तान अटैक अफगानिस्तान, देखो पाकिस्तान ने कल रात में अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान पे अटैक करके सिर्फ बोला किसने कि भाई हम लोग इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले हमारे यहां आतंकवादी घटनाएं की हैं, इसलिए हम इनको जवाब दे रहे हैं। अफगानिस्तान को बोला कि हम आपको जवाब दे रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे सिविलियंस को मारा है इसने, बहुत सारे सिविलियंस को मारा है, डजन्स किल्ड एज पाकिस्तान कैरीज आउट क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। लेकिन वही जब अफगानिस्तान जब बोलने लगेगा, जवाब देगा इस पाकिस्तानियों को, जब अफगानिस्तान जब रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर इनकी जो है पेट में दर्द होगी और ये पहुंच जाएंगे अपने पापा के पास कि देखो अफगानिस्तान हम पर अटैक कर रहा है, थोड़ा समझौता करा दो, पीस टॉक करा दो, शांति समझौता करा दो, वार्ता करा दो हमारी। तो जब तुम अटैक करते हो तब तुम कहते हो कि भाई ये तो हम अपने प्रोटेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन जब वो अटैक करेंगे तो तुम उसको बोलोगे कि आतंकवादी घटना कर रहा है। ये कैसा दोहरा चरित्र है भाई, ये कैसा हिपोक्रेसी है ना। तो देखो ना यहाँ पे आगे आपको खबर दिखाता हूं कि ये कल की घटना है, सैटरडे की रात में जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। जो एयरफोर्स है पाकिस्तान की उसने लॉन्च किया स्ट्राइक, और बहुत सारे इसने बोला कि भाई हम सिलेक्टिव ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जहां जहां पर जो है आतंकवादी हैं वहीं पे मार रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात थी, इसने बहुत सारे सिविलियंस को मारा, है ना। बहुत सारे इन सारे डिस्ट्रिक्ट में से कि खोगियान है, खानी खेल है, बेसूद है, इन सब नंगरहार है, इन सब जगहों पे जो है उसने अटैक किया है। इस्लामाबाद क्लेम टू हैव स्ट्रक 7 मिलिटेंट कैंप्स बिलोंगिंग टू द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड ISKP। उसने बोला कि भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लगभग 7 कैंप जो है हमने ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन इसने बहुत सारे सिविलियंस को भी मारा दोस्तों। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान
जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में मदद किसने की दोस्तों? ये याद करिए ना आप। पाकिस्तान ने जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, इसने क्या किया? सांप को दूध पिलाया है ना? सांप को दूध पिलाया। आज वही सांप जब इनको डस रहा है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, इनकी तकलीफें बढ़ जा रही हैं। सारे आतंकवादियों को पालने पोसने वाला कौन है? पूरे विश्व में अगर आतंकवादियों का कोई गढ़ है तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। अब यही आतंकवादी इनके खिलाफ कोई साजिश कर देते हैं, इनके खिलाफ कुछ आवाज उठा देते हैं तो इनको तकलीफें हो जाती हैं। आतंकवादियों को शरण देता कौन है? पूरे देश दुनिया में अगर कोई आतंकवादी है और उसको आराम से लाइफ को जीना है ना, बहुत अच्छे से जिंदगी को जीना है, तो पाकिस्तान पहुंच जाता है। तो पाकिस्तान में तो आतंकवादियों को शरण दी जाती है, उनके लिए जो है सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। टोटल लोकल अफगान सोर्सेस एंड मीडिया रिपोर्ट्स डजन्स किल्ड इन द स्ट्राइक। बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुत सारे चिल्ड्रन मारे गए हैं। जैसे कि एक ही घर में रेसिडेंशियल हाउस पे अटैक किया है और एक ही घर के 17 लोग मारे गए दोस्तों, 17 लोग मारे गए। लोग कहते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना बहुत पवित्र होता है। दोनों देशों में मुस्लिम्स हैं, अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान में भी, और मुस्लिमों को मारा जा रहा है। एक देश जो है दूसरे देशों पर मार रहा है और दोनों देश में मुस्लिम्स रहते हैं। रमजान का महीना चल रहा है। अब इस पर क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब हमारे देश के लोगों पर होली के महीने में, दिवाली के महीने में, छठ की पूजा के महीने में, नवरात्र के महीने में जब वो अटैक करता तो उसको तो किसी देश के मतलब किसी सेलिब्रेशन, किसी फेस्टिवल से क्या ही मतलब है। आतंकवादियों को इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में तुम किसी घर के 17 लोगों को, एक ही घर के 17 लोगों को मार दिए। इनके अंदर कोई भी एक तरीके से संवेदना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आतंकवादी के अंदर कोई संवेदना नहीं होती। इस तरीके से अगर आपने देखा होगा, जब ताज होटल पर अटैक किया तो उसने ये नहीं बोला कि जो हैंडलर था, जो इंफॉर्मेशन दे रहा था वहां से पाकिस्तान में बैठकर, उसने बोला कि भाई बच्चे को भी मार दो, बच्चा हो, लेडी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, जो भी हो, सामने मार दो। AK-47 लगातार चलाओ। और बहुत सारे बच्चे मारे गए, बहुत सारे जो है औरतें मारी गई। ये दिखाता है कि भाई इनके अंदर किसी के भी प्रति कोई भी संवेदना नहीं है। एक ही परिवार के 17 लोग मारे गए रमजान के पवित्र महीने में, जो ये कहते हैं कि रमजान का महीना बहुत पवित्र होता है। तो दोस्तों ये सब जो है एक तरीके से इनका जो मतलब हिपोक्रेसी है वो सब दुनिया जानती है। पाकिस्तान स्टैंड्स एंड प्रोवोकेशन, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ इस्लामाबाद में, हमारे 31 लोग मारे गए। फिर कहता है कि भाई बजाउर में 11 सोल्जर मारे गए हैं हमारे, एक बच्चा भी मारा गया, एक लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया इनका। तो कह रहे कि हमारे इतने लोग मारे गए, इसीलिए हमने जो है क्या किया है, अफगानिस्तान पे अटैक किया है। अफगानिस्तान पे अटैक करने का रीजन इसने बताया है पाकिस्तान ने। लेकिन दोस्तों मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से कि इन लोगों पे जो अटैक कर रहे हैं, इन लोगों पे जो अटैक कर रहे हैं, उन लोगों को बनाया किसने? उन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किसने किया? तुम नहीं तो किया, तुम नहीं तो किया। तो जो बीज तुम बोओगे वही तो खाओगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? समझ में आ रही है ना बात? आम कहां से मिलेगा तुमको जब बबूल का पेड़ लगाए हो? तो आतंकवादियों को जब तुमने पनाह दी है तो आतंकवादी ही तो मिलेंगे, देशभक्त कहां से मिलेंगे भाई? ऑफिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार stated Pakistan has conclusive evidence that these attacks were orchestrated by leadership based in Afghanistan। बोल रहा है पाकिस्तान के पास कंक्लूसिव एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है। तो एविडेंस क्यों नहीं दिखाते हो? एविडेंस दिखाओ ना पहले। तो ऐसे ही तुमने अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया अफगानिस्तान में, और इसमें अफगानिस्तान में अटैक किया, बहुत सारे लोगों को अफगानिस्तान में मारा, और फिर से भारत को इसमें पता नहीं कहां से घुसा दिया कि भारत और काबुल जो है मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश लड़ रहा है। ये डिफेंस मिनिस्टर कहता है वहां का ख्वाजा आसिफ। सिक्योरिटी अल्टीमेटम, पाकिस्तान वांट इट वुड बी लॉन्गर एक्सरसाइज रिस्टेंट एंड वुड परस्यू मिलिटेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। कह रहा है कि भाई हम घुस कर मारेंगे, अफगानिस्तान वालों को धमकी दे रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान वाले जब मारना शुरू करेंगे ना दोस्तों, पाकिस्तान की नींदें उड़ जाएंगी, ये भी मैं बता दे रहा हूं। अभी कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान ने मारना शुरू किया था तो इनकी हालत खराब हो गई थी। पहुंच गए थे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के पास कि भाई समझौता करा दो, और फिर बातचीत हुई इनके बीच में, फिर शांति हुई। अब दोबारा जब अफगानिस्तान वाले मारेंगे फिर से ये रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि रोने की तो आदत है, इनको तो समझ में आता नहीं है कि भाई किससे लड़ने जा रहे हैं। ऐसे ही बिना सोचे समझे भारत के खिलाफ साजिश कर देता है। जब भारत मारता है इनको बहुत जोर से, तब समझ में आता कि हमने तो गलती कर दी, हमने तो पापा के साथ लड़ाई कर ली। तो समझ में नहीं आता इनको। काबुल रिएक्शन, तो तालिबान के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बोला कि भाई इन्होंने जो है हमारी संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी पर चोट पहुंचाई है और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और सही टाइम पे जवाब दिया जाएगा, ये कहना है स्पोक पर्सन का। दोहा एग्रीमेंट का भी उन्होंने बोला कि भाई दोहा एग्रीमेंट का जो है एक तरीके से उन्होंने जिक्र किया। इस्लामाबाद अर्ज द इंटरिम अफगान गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन टू डिनाई सेफ हेवन टू आर्म्ड ग्रुप्स। उसने बोला कि भाई आपने जो अपने यहाँ जो है आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं उनको जो पनाह दे रखी है उनको हटाओ, पाकिस्तान कह रहा है। दोहा एग्रीमेंट की याद दिला दे रहा है अफगानिस्तान को। एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटी, दिस मार्क्स अ शार्प पीक इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड। ठीक है, तो ये वही बात है कि भाई क्या करना है कि भाई सीज फायर नहीं होना चाहिए। क्या होगा सीज फायर को लेकर जो है बातें की जा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। देखो दोस्तों अब थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। ये देखो ये दो इनवॉइसेस हैं,
इनवॉइस है। ये इनवॉइस भेजे जा रहे हैं किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, कि भाई ये पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ये पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ये पेमेंट करना पड़ेगा आपको, इतने डॉलर की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, यहां पे भी कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और ये पेमेंट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो आपने टैरिफ लगा के जो पैसे आपने कमाए हैं और इस टैरिफ की वजह से बहुत सारे लोगों का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं अमेरिका के, वो बिल बना के भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, भाई पेमेंट कर दीजिए हमारा। तो कल जो है नील कात्याल वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है केसेस लड़े, 10 महीने की जो है लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो फेवर में आया उनके, और सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा। और अभी तमाचा खाने के बाद लोग बिल भेजना शुरू कर दिए उनको कि भाई इस बिल का पेमेंट कौन करेगा? पैसे हैं आपके पास, आप पैसे वापस कीजिए। ट्रंप इज डूइंग इकोनॉमिक वॉर विद द वर्ल्ड अगेन। तो ट्रंप ने कल देखा कि भाई हमारी तो बहुत बड़ी हार हो गई, 10% टैरिफ लगाना पड़ रहा है, ग्लोबल टैरिफ जो है यूनिवर्सल कर दिया 10%। अब जब बाद में उसको रात में जब वो सोने गया तो उसको रियलाइज हुआ कि 10% तो काफी कम हो गया, तो उसने बोला कि ठीक है 5% और बढ़ा देते हैं। तब उसने क्या कहा है कि 15% जो है टैरिफ रहेगा। कितना रहेगा? ट्रंप ने 24 घंटे में ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर 15% किया। कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द किए, फिर नाराज ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया था। दोस्तों ट्रंप जो है वो टैरिफ के नाम पे दादागिरी कर रहा था बहुत लंबे समय से, मतलब जब से ये आया है कार्यकाल में, 2-3-4 साल का कार्यकाल है इसका, और जब से कार्यकाल में है तब से इसके पास एक ही चीज है बोलने के लिए, वो है टैरिफ। इसके मन में टैरिफ के अलावा कोई चीज आता ही नहीं है। पूरी दुनिया में दादागिरी कहीं करनी है तो इसके पास एक ही हथियार है, टैरिफ। और इस बात का जिक्र हमेशा करता है, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने की बात हो उसमें भी टैरिफ को घुसा देता है, हर चीज में टैरिफ 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 टैरिफ। इसके मन में जो है 24 घंटे, जैसे हम लोग भगवान का नाम जपते हैं, ये जपता है टैरिफ का नाम जपता है। 10% लगाया, मन नहीं माना इसका कि भाई 10%, 5% और बढ़ा देते हैं, 15% कर दिया। ठीक है, पहले भारत पे 18% लगा हुआ था, 3% थोड़ा हमें राहत मिला है, 15% है ना। द व्हाइट हाउस से ट्रंप वाज इन्वोकिंग हिज ऑथोरिटी अंडर सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। अब इसका यूज कर रहा है, लेकिन इसके यूज में भी एक दिक्कत है दोस्तों। आपको बता दूं कि जिस एक्ट के तहत, जिस पावर के तहत इसने टैरिफ लगाया है, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 150 दिन की है, और 150 दिन के बाद अगर उसने कांग्रेस से उसको पास नहीं कराया तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सिर्फ 150 दिन की वैलिडिटी है इसके पास। जिस पावर का इस्तेमाल करके उसने पहले टैरिफ लगाए थे, वो पावर तो इस्तेमाल करने का पास इसके पास शक्ति ही नहीं थी, इसके पास वो पावर का इस्तेमाल करने का पावर ही नहीं था, है ना। उस एक्ट का इस्तेमाल करने का पावर ही नहीं था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसने दूसरे एक्ट का इस्तेमाल करके इसने क्या किया है, 15% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन उसका भी नियम क्या है कि 150 दिन के अंदर जो है आपको उसको पास कराना पड़ेगा। A day after US Supreme Court struck down his sweeping tariff, President Donald Trump slammed the ruling, calling it ridiculous, poorly written and extraordinarily anti-American। कह रहा है कि भाई जो इसने जजमेंट सुनाई है ना, वो एंटी अमेरिकन है। एंटी अमेरिकन बोल दिया जज को, बोलते कि ये एंटी अमेरिकन जजमेंट है। उसने बोल दिया ridiculous, it is ridiculous judgment, it is poor judgment given by the Supreme Court of the America, United States of America। जजेस को स्लैम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को स्लैम कर रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना, वही हालत है इनके। अनाउंस अ ब्लैंकेट 15% लेवाई 150 डेज ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू द यूएस ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए इसकी वैलिडिटी कितनी है, 150 दिन तक, 150 दिन तक की वैलिडिटी है। उसके आगे अगर इसको बढ़ाना होगा तो कांग्रेस की क्या चाहिए, सहमति चाहिए, जो पार्लियामेंट है वहां की सहमति चाहिए। दिस मींस दैट द इंडिया नाउ फेसेस अ टैरिफ रेट ऑफ 15%, 15% इंडिया पे भी लगेगा, पहले 18% था। अर्लियर इन द डे द कॉमर्स मिनिस्ट्री इन स्टेटमेंट सेड इट वाज स्टडीइंग द इंप्लीकेशन ऑफ द यूएस अनाउंसमेंट। भारत सरकार ने, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है भारत सरकार की, उसने एक तरीके से कल जो है स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि भाई जो ट्रंप साहब ने जो अनाउंस किया है उसके इंप्लीकेशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है हम लोग डिटेल्ड अपना जो है रिप्लाई देंगे इस मसले पे, है ना। देखो भारत के साथ जो यूएस की ट्रेड डील हुई है ना, इंटरिम फॉर्म में है अभी। बहुत सारे लोगों ने कल के वीडियो में जो है बोला कि सर फाइनल नहीं हुई है, बिल्कुल सही बात है, फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो है मार्च के महीने में फाइनल हो जाएगी। कल जो है पीयूष गोयल ने कहा कि हो सकता है अप्रैल के महीने में फाइनल हो जाए, लेकिन फ्रेमवर्क सब कुछ तैयार हो गया है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है, और इस पे जो है रजामंदी हो गई है दोनों साइड की। बस जो है उसमें क्या करना है, तो फाइनल डील साइन करनी थी जो मार्च के महीने में होनी थी, लेकिन उसके पहले नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन दे दिया जिसने पूरा खेल ही बदल दिया है। अब क्या होने वाला है ये तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है हमारे यहाँ का पीयूष गोयल जिसके मिनिस्टर हैं वो जो है बताने वाले हैं। कुछ समय पता भी चल जाएगा कि क्या भारत का क्या स्टैंड है इस पे। अभी भारत की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो हम इसके ऊपर कोई भी अपना कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कल बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर भारत जो है वो रूस से तेल परचेज करना बंद नहीं किया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक बार 2022 में, 2023 में, 2024 में, है ना, कितना रूस से हम लोग ऑयल लेते थे, और 2025 में कितना लेते थे, और 2026 के फरवरी के महीने में कितना हमने लिया है, जनवरी के महीने में हमने कितना लिया है, एक बार डेटा आप देख लीजिएगा।
एक बार आप डेटा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रसिया से हम कितना ऑयल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको डेटा से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताइए, कल जो है इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आप सबको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इंडिया ने रसिया से ऑयल परचेज करना ना के बराबर कर दिया है। जो ग्राफ था, जो ग्राफ पहले यहां पे था वो यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया और इतना कम हो गया है, एक तरीके से शून्य के बराबर पहुंच गया है। वो ग्राफ भी मैं आपको कल दिखाऊंगा। ऑफिशियल जो इस तरीके से नोटिफिकेशन है उसको यूज करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया रसिया से, और इस समय सबसे ज्यादा कोई परचेज कर रहा है तो वो है चाइना, और इससे सबसे ज्यादा फायदा चाइना को ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने विचार जरूर लिखा कीजिए। आपके टॉपिक्स, आपके जो कमेंट्स होते हैं उसको पढ़कर काफी अच्छा लगता है।